दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार जब 9 जून को सत्ता में तीसरी बार आई थी, 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना का परिणाम सामने आया था, उस वक्त से ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि आगे नीतीश कुमार चलेंगे, पीछे पीछे चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे चलेंगे। लेकिन तस्वीर अब उल्टी होती हुई दिख रही है। आगे आगे चंद्रबाबू नायडू चलते दिख रहे हैं और पीछे पीछे एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार चलने की तैयारी में दिख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के बयानों को देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए गए उनके इंटरव्यू को देखिए और चंद्रबाबू नायडू के इंटरव्यू की भाषा और इसके ठीक उलट संघ भाजपा की त्रिमूर्ति की भाषा को देख लीजिए। एक बात ही सामने आ रही है, एक स्वर में सब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दरअसल पहले चंद्रबाबू नायडू की बात आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं उस इंटरव्यू में कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, इसके पक्ष में एक भावना बन रही है और उसका समर्थन कर रहे हैं। और यह बयान तब सामने आया है जब महाराष्ट्र का चुनाव सामने है। मनोज जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और उत्तर भारत में खासकर बिहार की नीतीश सरकार के द्वारा की गई जाति जनगणना के बाद यूपी में कहें तो पीडीए मुद्दा बन गया और हरियाणा के चुनाव में जाट बनाम नॉन जाट की एक बाइनरी खड़ी करके, एक आर्टिफिशियल डिवाइड खड़ी करके, एक विभाजन रेखा कहें कि खड़ी करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए वोट बैंक बटोरने का काम किया। लेकिन बीजेपी अब कहती क्या है? इलेक्शन में जाट वर्सेस नॉन जाट, यादव वर्सेस नॉन यादव, मराठा वर्सेस नॉन मराठा, लेहुआ पटेल बनाम कड़वा पटेल, ये सब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में करेगी और फिर चुनाव खत्म होते होते कहेगी बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुओं का एक होना जरूरी है। और यही भाषा अलग अलग मंचों से अलग अलग तरीके से कभी नरेंद्र मोदी बोलेंगे, कभी योगी आदित्यनाथ बोलेंगे और दशहरा रैली के दरमियान 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सरसंघचालक मोहन भागवत भी बोलेंगे। मोहन भागवत कभी भी शिक्षा के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, गरीबी के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, इनकम इनइक्वालिटी यानी आय असमानता जो बढ़ रही है उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे कि बटो कि हिंदू समाज बट रहा है, हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। ये तमाम बातें चाहे भागवत हो, मोदी हो, योगी हो, सब बोल रहे हैं। और इन सब के उलट जो बातें सामने आ रही है उसमें पहला कंकड़ एनडीए के अंदर किसी ने मारने का काम किया है तो पहला कंकड़ मारने का काम चंद्रबाबू नायडू ने किया। चंद्रबाबू नायडू की सियासत को समझने वाले लोग जानते हैं कि किस तरह से सधी हुई चाल वो चलते हैं, किस तरह से एक एक कर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने 90 के दशक का आखिरी दौर देखा है वो सभी जानते हैं कि संयुक्त मोर्चे के संयोजक, उस संयुक्त मोर्चे के संयोजक जिसने देवेगौड़ा और गुजराल के रूप में दो प्रधानमंत्री दिए, उस संयुक्त मोर्चे का संयोजक लोकसभा अध्यक्ष पद की सौदेबाजी अपने पार्टी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली एनडीए से करते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समर्थन में जाने का फैसला करते हैं। ये वही चंद्रबाबू नायडू है और ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के साथ गठबंधन का, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन का चुनाव भी लड़ते हैं, 4 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव भी लाते हैं और जो बाइट वो देते हैं मीडिया को भाजपा से अलग होने के बाद, उसके शब्दों को हम यहां ठीक से बयान नहीं कर सकते। एक बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी सरकार के लिए करते हैं, भाजपा के नेताओं के लिए करते हैं। लेकिन वही चंद्रबाबू नायडू, कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन ढल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का सिराजा बिखर रहा था, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ गठबंधन कर 2024 का लोकसभा और आंध्र का विधानसभा चुनाव लड़ते। कयासबाजियों का दौर तब से था कि चंद्रबाबू नायडू को जो वित्तीय जरूरतें हैं उसका 10% पैसा भी मिलने की उम्मीद दिल्ली से नहीं है, कम से कम मौजूदा सरकार से तो नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को यह बखूबी पता था
सरकार वो अकेले नहीं गिरा सकते। लेकिन अब जो परिस्थिति बन रही है, महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या होना है, महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू ने अपनी तरफ से एक बड़ा संकेत दे दिया कि नानी फैक्टर के ना फैक्टर ने अपने राजनीतिक इरादे को जाहिर कर दिया है, जो संघ और भाजपा की हिंदुत्व की, चुनावी हिंदुत्व की लाइन से उलट बैठ रहा है। अब जरा देखें कि नौबत कैसे आई है कि चंद्रबाबू नायडू ये बात बोल रहे हैं और किस वक्त बोल रहे हैं। हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। कैसे जीता है? कांग्रेस की कमजोरी से जीता है या किसी और तरीके से जीता है, इस पर बहस का मुद्दा है, बहस होती रहेगी। लेकिन परिणाम यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है और हरियाणा में सरकार बनाने के बाद सहयोगी दलों की पूछ भाजपा के अंदर घटने वाली है, एनडीए के अंदर घटने वाली है। यह बात भी करीब करीब तय है और यह एहसास सिर्फ नायडू को ही नहीं है, नायडू को इस बात का भी एहसास है कि अखिलेश यादव को जैसे जेपीएनआईसी में जाने नहीं दिया गया। उन्हें इस बात का भी एहसास है कि एकनाथ शिंदे अपनी बार्गेनिंग पावर भारतीय जनता पार्टी के सामने बढ़ाते जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों अजित पवार कमजोर होते जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर बढ़ती जा रही। एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं, अंदरूनी खबरें जो आ रही है, जो भाजपा के बड़े बड़े रणनीतिकारों के साथ जो उनकी बैठकें हुई, कि बीजेपी ने उनसे कहा कि आप अपनी पार्टी के नॉन परफॉर्मिंग माने जाने वाले एमएलए के टिकट काटिए। जनता में गुस्सा है, लेकिन इसको पलट कर जवाब दे दिया, जो खबरें आई पलट कर जवाब दे दिया एकनाथ शिंदे ने, आपकी पार्टी के खिलाफ महाराष्ट्र में गुस्सा है, हम ज्यादा सीटें लड़ेंगे, आप कम सीटें लड़िए। उधर भी बार्गेनिंग है, उनकी पार्टी भी बार्गेन कर रही है। और याद रखिए, एकनाथ शिंदे राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है, मुख्यमंत्री पद पर हैं, 5 साल और 80 घंटे 2 कार्यकाल के मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बना रखा है। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी जब वहां नेता विहीन है, नैरेटिव विहीन है, काफी हद तक कहें तो सांगठनिक ढांचा भी चरमराया हुआ है, और ठीक उसी मौके पर एकनाथ शिंदे भी भारतीय जनता पार्टी को अपने ग्रिप में लेते जा रहे हैं। अब जरा इसके उलट देखिए नीतीश कुमार की तस्वीर, हाथ में से तीर धनुष दोनों छूट गए। अब हाथ में से तीर धनुष का छूटना विजयादशमी के मौके पर, रावण को जलाने के पहले, रावण वध के पहले, रावण दहन के पहले नीतीश कुमार ने जो प्रतीकात्मक तौर पर रावण दहन के लिए तीर छोड़ने की कोशिश की, वो तीर तो छूट गया, लेकिन क्या जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह जो तीर है, बिना धनुष वाला तीर, क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकता है? जेडीयू में 2 धाराएं चल रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक धारा दिल्ली की सत्ता के साथ बैठकर सत्ता सुख भोगना चाहती है, और उस धारा में बैठे हुए लोग आप देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। रेल दुर्घटना पर कह रहे हैं कि ये तो होता रहता है, और रेल दुर्घटनाएं जब होती रहती है, ये बिल्कुल उसी तरह का बयान है जो जिस तरह का बयान कांग्रेस के और उस वक्त के यूपीए के एक नेता ने दे दिया था 26/11 के हमले के लिए। क्या हुआ था? सत्ता चली गई थी। इसी तरह का बयान जेडीयू के नेता रेल दुर्घटना को लेकर दे रहे हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लेजिस्लेचर को, विधायकों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जाति गणना के बाद बिखर चुका है, और जब ये सारी परिस्थितियां जेडीयू के सामने दिख रही है, तो चंद्रबाबू नायडू ने जो बात कही है जाति गणना की, वो बात तो राहुल गांधी के एजेंडे से मेल खाती है, और उस एजेंडे के सूत्रधार नीतीश कुमार खुद हैं। तो क्या नीतीश कुमार उससे पीछे हट सकते हैं? कतई नहीं हट सकते। अखिलेश यादव उन्हें न्योता दे चुके हैं, और जब अखिलेश यादव न्योता दे चुके हैं, और जब एक तरफ अखिलेश यादव उन्हें न्योता दे रहे हैं नीतीश कुमार को, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के एजेंडे पर चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं, और तीसरी तरफ भाजपा नेतृत्व के साथ पावर शेयरिंग और सीट शेयरिंग के मामले में एकनाथ शिंदे अपना हाथ ऊपर रखकर बोल रहे हैं, तो इन तीनों परिस्थितियों के मायने आप समझ सकते हैं कि हरियाणा का नतीजा एक तरफ भाजपा के लिए सुकून भरा पल लाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा के सहयोगी दलों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है, तंद्रा से जगने की तरह है हरियाणा का चुनावी नतीजा, कि एक बार फिर जो भाजपा की ताकत बढ़ती है, तो भला इन्हें पूछेगा कौन? इनकी पार्टी भी
क्या बाला साहब ठाकरे की विरासत की तरह तोड़ दी जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे की तरह गिरा दी जाएगी सरकार? और क्या पवन कल्याण को पवन नहीं ये आंधी है, ये बात जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे तो क्या इसके मायने को चंद्रबाबू नायडू नहीं समझ रहे थे? और इन सब के बीच तेजस्वी यादव से बिना बात किए, लालू यादव से बिना बात किए अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को न्योता नहीं दिया होगा। तो सत्ता एक दूसरी दिशा में जाती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र का चुनाव महाविकास आघाड़ी जहां एकजुटता के साथ लड़ने जा रही है, शरद पवार उद्धव ठाकरे कांग्रेस को थोड़ी सीटें कम देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें नतीजों की चिंता ज्यादा है। सत्ता में एक राज्य बढ़े, इंडिया अलायंस के पास एक मजबूत राज्य की सत्ता है, इसकी चिंता ज्यादा है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि इंडिया अलायंस में दरार है। दरार की कोशिशों की तरफ एनडीए गठबंधन बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है? चंद्रबाबू नायडू वही हिट कर रहे हैं जहां बीजेपी जाना नहीं चाहती। आखिर क्या कारण है कि जैसे जैसे जाति जनगणना की मांग तेज होती जा रही है, वैसे वैसे हिंदुओं एक हो जाने की कोशिश मोदी, योगी, मोहन भागवत तीनों दे रहे हैं। और जैसे जैसे हिंदुओं को एक करने की बात मोदी, योगी, मोहन भागवत तीनों कर रहे हैं, वैसे ही चंद्रबाबू नायडू इस मामले में कूद पड़ते हैं और चंद्रबाबू नायडू ठीक उलट जाकर जाति गणना का समर्थन करने की बात करते हैं, जातिगत जनगणना कराने की वकालत करते हैं। ये सारी चीज लोग आसानी से समझ सकते हैं कि एक दिन में राजनीतिक रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। जयललिता भी रोज रोज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को धमकियां देने का काम करती थी, लेकिन टूटा कब? मुद्दा क्या बना? असली मुद्दा तो पूरे देश को पता था कि वो करुणानिधि सरकार की बर्खास्तगी चाहती थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी करने के लिए तैयार नहीं थे। राज्यसभा में उनका बहुमत भी नहीं था। असल मुद्दा यह था कि करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त वो करा नहीं सकी, सरकार गिराने के लिए वो तैयार हो गई थी। उपयुक्त मुद्दे की तलाश थी जिसको सार्वजनिक तौर पर सामने लाया जा सके। तो विष्णु भागवत की नौसेना प्रमुख के पद से जो बर्खास्तगी थी, वो एक बड़ा मोहरा मिला जिसका इस्तेमाल करके जयललिता ने 13 महीने पुरानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को गिरा दिया था, एक वोट से गिरा दिया था। जातिगत जनगणना एक ऐसा ही राजनीतिक मुद्दा है। सभी जानते हैं कि हिंदुओं को एक होने की बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि जातिगत जनगणना से इन्हें जी चुराना है। और जिस मुद्दे से जी चुराना है उस पर विपक्ष तो छोड़िए, अब बीजेपी के अलाइज भी उस पर विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। तो एक तरफ राजनीतिक जमीन गंवाने का खतरा, दूसरी तरफ सत्ता गंवाने का खतरा। हिंदुस्तान का इतिहास ये कहता है और सियासत का मिजाज ये कहता है कि एक तरफ सत्ता और दूसरी तरफ सियासत, दोनों में से कोई एक गंवाने की परिस्थितियां पैदा होती है तो राजनेता अक्सर सत्ता गंवाना मंजूर करते हैं, सियासत गंवाना मंजूर नहीं करते। कार सेवकों पर गोली चली थी मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में, गोली नहीं चलती तब भी भाजपा उन्हें समर्थन देती रहती और सत्ता उनकी 5 साल चल सकती थी। लेकिन सत्ता गंवाना मुलायम सिंह यादव ने बेहतर समझा बजाय सियासत गंवाने के। सत्ता एक वोट से गंवाना अटल बिहारी वाजपेयी ने बेहतर समझा बजाय सरकार की कमजोर छवि बनाने के कि जयललिता के सामने सरकार सरेंडर है। भाजपा के सामने भी यही स्थिति है। जाति गणना आगे कुआं पीछे खाई है। अलायंस पार्टनर की अपनी महत्वाकांक्षा बीजेपी के रास्ते का रोड़ा है। और इन सब से आगे बढ़कर इंडिया गठबंधन की सरकार यदि इसी लोकसभा में बनती है तो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की होड़ में नरेंद्र मोदी की इच्छा चलेगी या नहीं चलेगी, ये बिल्कुल उसी तरह का मामला है जो पटना में चल रहा है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसके लिए नीतीश कुमार का स्टेपनी बनने की होड़ राजद और भाजपा में है। कमोबेश यही कोशिश भाजपा में है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी दिल्ली में कौन होगा। इसके लिए अमित शाह उत्तराधिकारी तभी हो सकते हैं जब मोदी जी की सत्ता चलती रहे। योगी आदित्यनाथ उत्तराधिकारी तभी हो सकते हैं जब मोदी जी की सत्ता एक बार चली जाए, विपक्ष की सरकार बन जाए, या कुछ दूसरे लोगों के लिए भी कमोबेश ऐसी ही स्थितियां हैं। इन्हीं स्थितियों में एक तरफ भाजपा के अंदर की परिस्थिति, दूसरी तरफ अलायंस के अंदर हरियाणा चुनाव के बाद का वेकअप कॉल, तीसरी तरफ तीनों बड़े अलायंस पार्टनर एनडीए के बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे, तीनों का अपने अपने मुद्दों को लेकर बार्गेनिंग पावर बढ़ाते जाना। और चौथी तरफ इस देश के अंदर
240 से 272 बीजेपी न पहुंच जाए उसके पहले ही लगाम खींच दो। ये सहयोगी दलों की प्रायोरिटी में, उनकी प्राथमिकता में पहले नंबर पर आना, क्योंकि महाराष्ट्र भी यदि हरियाणा के रास्ते चला गया तो इन सहयोगी दलों के संसदीय दल में टूट की संभावना को से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में आगे आगे नायडू और पीछे पीछे शिंदे और नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोग जल्दी दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।